Dear students, welcome to our YouTube channel of Arabi Senior Secondary School Katrama. Myself Idram Sharma, and I am to teach you active passive voice. Most of the student understand that this topic is very difficult, but actually this topic is very easy. Main reason to understand this topic is difficult is that we don't know about the concept of this topic. Without concept, we cannot understand it properly. So we seem it difficult. देखिए, सबसे पहली आवश्यकता इसमें ये होती है, टॉपिक है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस. तो जो क्वेश्चन आता है वो तो बिल्कुल ही सामान्य क्वेश्चन आता है. सेकेंडरी लेवल पर कहें या स्कूल लेवल पर जो क्वेश्चन आता है वो तो इसी तरीके से आता है कि एक सेंटेंस दिया हुआ होता है एक्टिव वॉइस का और उसे कहते हैं कि साहब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो. जैसे आया, आई, बॉट ही, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आया और इसके लिए वो डायरेक्शन दे देगा, सब चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, फिर अपन इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे. ए बुक वाज बॉट, लाएंगे तो फिर लगा देंगे बाई, खास आवश्यकता नहीं है हालांकि. तो ये बुक वाज बॉट बाई, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा इसमें. तो ये तो बिल्कुल एक सामान्य क्वेश्चन आता है इस तरीके से. लेकिन बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आखिर हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस की आवश्यकता पड़ी क्यों, ये टॉपिक क्यों चला है. इसलिए थोड़ी चलाया था ये टॉपिक कि भाई ये टॉपिक चला दो ताकि सेकेंडरी लेवल पर 10वीं क्लास के स्टूडेंटों को एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा. सब टॉपिक कम पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक और बना दो, इसलिए थोड़ी बनाया था ये टॉपिक. कोई ये टॉपिक इसलिए बनाया गया था कि कई बार सेंटेंसेस ऐसे होते हैं. देखो, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्ता प्रधान और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्म प्रधान. जिन सेंटेंसेस में कर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो एक्टिव वॉइस और जिसमें कर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो पैसिव वॉइस. तो अब कई को सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है. अब सब्जेक्ट है ही नहीं, ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस जो ट्रांसलेट कैसे करेंगे, कैसे बदलेंगे, कैसे बोलेंगे. तो जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं है ऐसे सेंटेंसेस के लिए विशेष रूप से काय की आवश्यकता पड़ती है, पैसिव वॉइस की. क्योंकि जिनमें सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से कैसे बनेंगे तो वो पैसिव वॉइस के हिसाब से बनता है. तो एक्टिव से पैसिव की जो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है कि जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है उन सेंटेंसेस को अपन किस तरीके से ट्रांसलेट करें, किस तरीके से बोले, उसके लिए हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी पड़ती है, पैसिव वॉइस की. देखिए, एक क्वेश्चन बताता हूँ, उस क्वेश्चन से आप समझेंगे कि पैसिव वॉइस की आवश्यकता क्यों पड़ती है. एक बार आर्ट एंड एग्जाम हुआ था 2011 में और उसमें एक क्वेश्चन आया था, मेरी साइकिल चोरी हो चुकी है, ये क्वेश्चन आया था. तो इस क्वेश्चन को जो स्टूडेंट से बनाया कि साहब इसका ट्रांसलेट क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए थे उसके इंग्लिश में. तो इसमें जो था, लोगों ने सोचा मेरी साइकिल चोरी हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य और प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस है. और प्रेजेंट परफेक्ट का जब सिंपल सेंटेंस है तो सीधा सा है, प्रेजेंट परफेक्ट की वाक्य बनाने का तरीका होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दो, हेल्पिंग वर्ब दो है इसकी, हैज और हैव. इसके बाद क्या लगा दो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी. तो ये सोच करके अब उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन किस तरीके से बना दिया, सोचा नहीं, माई बाईसाइकिल सब्जेक्ट बना दिया, ये हेल्पिंग वर्ब लगा दी,
और इन दी थर्ड फॉर्म स्टोलन। इस तरीके से सेंटेंस बना दिया और सोचने लगे बिल्कुल सही है, जबकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से गलत था। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन सेंटेंस पे फोकस करो कि मेरी साइकिल, अब ये चोरी हो चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट का, चलो ठीक है, पर सबसे प्रेजेंट परफेक्ट का जो वाक्य बनाने का तरीका है वो ये है, सबसे पहले क्या लगा दो? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद क्या लगाओ? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ऑफ ईटीसी। चलो ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि जो ये सब्जेक्ट है, ये माई बाइसिकल जो सब्जेक्ट बनाया है, ये सब्जेक्ट है क्या? इसमें सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और कर्ता का मतलब होता है काम को करने वाला। अब आप ये सोच के देखिए, इसी सेंटेंस पे देखेंगे, अपन तो हिंदी में बात कर रहे हैं फिलहाल। इस पे देखिए, मेरी साइकिल, इसको सब्जेक्ट आपने बनाया है, तो इसमें मेरी साइकिल ने क्या किया? कर्ता मतलब तो काम करने वाला होता है, तो इसने मेरी साइकिल ने क्या किया यहाँ पे? अब इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ देखो आप। इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ निकल करके आ रहा है, मेरी साइकिल चोरी कर चुकी है। अब साइकिल की तो चोरी हुई है और साइकिल को तुमने चोर बना दिया, तो मतलब करता क्या? जो काम हुआ है, चोरी हुई है ना, चोरी करने वाला कोई है क्या सेंटेंस में? नहीं है। और जो चोरी करने वाला नहीं, इसका मतलब करता नहीं है, और करता नहीं है तो वाक्य फिर ऐसे थोड़ी बनेगा भाई, फिर तो पैसिव वॉइस में बनेगा। अब ये तो अर्थ का अर्थ हो गया, साइकिल की चोरी हुई थी और यहाँ क्या बना दिया? उल्टा साइकिल को चोर बना दिया। इसलिए हमें काय की आवश्यकता पड़ती है? पैसिव वॉइस की आवश्यकता पड़ती है। तो सेंटेंस बनेगा ये सही जो बनेगा, माई बाइसाइकिल हैज बीन स्टोलन। माई बाइसाइकिल हैज बीन स्टोलन, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अब इसका अर्थ निकल रहा है कि मेरी साइकिल चोरी हो चुकी है। अब ये यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये सेंटेंस किसमें बना है? पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ही, हालांकि अब ये सेंटेंस बना है काय में? पैसिव वॉइस में। अब ये सेंटेंस सही है, तो इसलिए हमें काय की आवश्यकता पड़ती है? पैसिव वॉइस की आवश्यकता पड़ती है। तो पैसिव वॉइस उन्हीं सेंटेंसेस का बनाया जाता है जिनमें या तो सब्जेक्ट होता नहीं है, या होता है तो अननेसेसरी होता है। हालांकि जो सेकेंडरी लेवल पर है उसमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है, उसमें तो सीधा सा सब्जेक्ट भी दिया होता है, ऑब्जेक्ट भी दिया होता है, और एक्टिव से किसमें बनवाया जाता है? पैसिव वॉइस में। जबकि रियलिटी यह है कि इसकी आवश्यकता ही इसलिए पड़ी जब या तो सब्जेक्ट अननेसेसरी हो, या फिर या ऑब्जेक्ट पर विशेष फोकस किया गया हो, या सब्जेक्ट हो ही नहीं, तब हमें काय की आवश्यकता पड़ती है? पैसिव वॉइस की। चलिए अब अपन देखते हैं कि इसको किस तरीके से बदला जाता है, किस तरीके से अपन एक्टिव से पैसिव में इसको चेंज करते हैं, जैसा अपन को अपने टॉपिक के हिसाब से पढ़ना है। इसके बहुत ही सामान्य नियम है, बिल्कुल बहुत इजी नियम है। सबसे पहला इसका जो नियम है वो ये है, देखेंगे, पैसिव वॉइस बनाने के नियम। बहुत इजी नियम है, कहीं कोई ज्यादा इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक बार समझने की आवश्यकता है, उसी से एकदम से क्लियर हो जाते हैं। पहला नियम, जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला नियम है वो ये है, इसमें कर्म को कर्ता बनाओ। कर्म को क्या बनाते हैं? कर्ता, यानी कि ऑब्जेक्ट है जी सब्जेक्ट। कर्म को किस रूप में बनाते हैं? कर्ता के रूप में लिख देते हैं। तो सबसे पहला नियम हमारा हुआ, कर्म को क्या बना दो? कर्ता। अब दूसरा जो इसका नियम है, दूसरा जो इसका नियम है वो ये है, अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो। अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, लेकिन नोट, यदि
सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग लगाते हैं। पहला नियम हुआ कर्म को कर्ता बना दो, यानी ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। अगला नियम हुआ अगले वाले टेंस की क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब। अगले से मतलब है जैसे अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आएगी। परफेक्ट का है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की आएगी। इसमें नोट में ये बताया यदि सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या लगाते हैं, साथ में बीइंग जोड़ देते हैं। और तीसरा जो नियम है वो है क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एमवी थर्ड। और चौथा नियम है बाय लगाकर कर्ता को कर्म बनाते हैं। बाय लगाकर कर्ता को कर्म बनाते हैं। हालांकि ये बाय बिल्कुल फिक्स नहीं है कि हमेशा बाय ही आएगा। इस जगह पर कई बार अपन दूसरे प्रपोजिशंस भी आते हैं। इस जगह पर कई बार दूसरे प्रपोजिशन भी आ जाते हैं। वो कब कौन से आते हैं वो अववाद स्वरूप थोड़ी सी अलग हैं, उनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। और कई बार इसको ये जो है ना ये ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कई बार अपन इसको कर्ता को कर्म बनाते भी नहीं है। बहुत सारे अननेसेसरी सब्जेक्ट होते हैं जिनको अपन पैसिव वॉइस में कर्म के रूप में नहीं लिखते हैं, तो इनके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है, इसमें जो पहला जो नियम बन करके आया वो आया कर्म को क्या बना दो, कर्ता। कर्म को क्या बनाओ, कर्ता, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। दूसरा नियम है अगले वाले टेंस की क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब। और अगले से मतलब है यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यू आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आएगी। और किसी भी परफेक्ट का है तो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कंटिन्यूअस की आएगी। इसके साथ मैंने नोट लिखा है यदि सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं। और एमबी की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। और चौथा नियम बताया बाय लगाकर क्या बनाते हैं, कर्ता को कर्म बनाते हैं। लेकिन ये नियम के बारे में बताया था, ये ऐसा है कि इसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है, कई सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जिनको पैसिव वॉइस में अपन कर्म के रूप में लिखते ही नहीं है। और कई बार ये बाई की जगह पर दूसरे प्रपोजिशंस भी आते हैं। इस बात पर अपन बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे सेंटेंस आएंगे उसी हिसाब से उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये 4 नियम है। अब ये जो नियम है अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, अब ये तो तभी अगले वाले टेंस की तभी पता होगा जब हमें पता होगा कि ये सेंटेंस जो दे रखा है वो कौन से टेंस में दे रखा है, तभी तो अगले वाला देखेंगे। तो इसके लिए तो हमें सबसे पहले टेंसों क्या पता होना चाहिए, कौन से टेंस होते हैं, अगले वाले टेंस में क्या आएगा और उसकी क्या क्या हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसके लिए भी अपने पास समाधान है, उसके बारे में भी अभी बताएंगे। तो देखिए इस तरीके से इनको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद देखते हैं, अब इसको नंबर बाय नंबर क्लियर करेंगे। देखिए किस तरीके से। तो जो पहला नियम है वो है, हमने बताया था आपको कर्म को क्या बनाते हैं, कर्ता। तो देखिए नाउन का तो सब्जेक्टिव केस भी वही रहता है और ऑब्जेक्टिव केस भी वही रहता है। जो संज्ञा होती है, नाउन होती है, उसका तो सब्जेक्टिव केस भी वही रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस भी वही रहेगा। तो उसको तो उसमें तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जो प्रोनाउन होते हैं उनके सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में क्या आ जाता है, अंतर आता है। ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। तो देखिए इनको एक है आई सब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी। तो अगर किसी टेंस में मी ऑब्जेक्ट दे रखा है तो उसका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई। यदि किसी ये वी सब्जेक्ट है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस।
ऐसे ही यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहता है, यू ही रहता है। उसके बाद थर्ड पर्सन में ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। सी है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। और दे है, दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। और इट का रहेगा इट। इसी तरीके से इनकी जगह कोई नाउन होती तो नाउन का तो सब्जेक्टिव केस भी वही रहता है और ऑब्जेक्टिव केस भी वही रहता है। तो सबसे पहले अपन को प्रोनाउन को समझना है कि देखो प्रोनाउन का सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन आई और वी। तो फर्स्ट पर्सन में आई का ऑब्जेक्टिव केस हुआ मी और वी का हुआ अस। सेकंड पर्सन में यू है तो यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन में देखेंगे ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का हर, दे का देम और इट का इट। इस तरीके से होता है। तो मैं समझता हूं इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा पहला नियम कहता है कर्म को क्या बना दो, कर्ता, यानी ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। तो अगर किसी सेंटेंस में मी दे रखा है तो मी का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अस दे रखा है तो सब्जेक्ट केस वी बन जाएगा। यू दे रखा है तो यू बन जाएगा। हिम दे रखा है तो ही बन जाएगा। हर दे रखा है तो सी बन जाएगा। देम दे रखा है तो दे बन जाएगा। और इट दे रखा है तो इट बन जाएगा। और अगर कोई नाम होता है, कोई संज्ञा है, नाउन है, तो नाउन का तो वही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। वो सब्जेक्टिव केस भी वही होता है नाउन का और ऑब्जेक्टिव केस भी वही होता है। हम देखते हैं आगे इस तरीके से, जैसे उदाहरण से समझेंगे। इनको अपन कॉपी में नोट करेंगे, आगे देखेंगे किस तरीके से। जैसे राम बीट हिम, एक बहुत ही सामान्य सा सेंटेंस है, राम बीट हिम। हमें एक ही नियम पे फोकस करना है और ज्यादा अपन पे इस पर कोई खास फोकस नहीं करना है। तो हमारा जो सबसे पहला नियम है वो ये कहता है क्या करो, कर्म को क्या बना दो, कर्ता। कर्म को क्या बनाओ, कर्ता। तो इसमें कर्म क्या है, हिम। तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। तो यहां बना ही। क्या बना इसका सब्जेक्टिव केस, ही। आगे अपन इसमें बातें नहीं करेंगे, केवल एक नियम समझेंगे, केवल क्या, ऑब्जेक्टिव एज ए सब्जेक्ट। अब इस जगह पे अगर मी होता तो यह क्या हो जाता, आई। इस तरीके से इनको अपन यहाँ पे चेंज कर देंगे। लेकिन इस जगह पे आई, मी और इस तरीके से कुछ ना होकर के केवल कोई किसी का नाम होता, मोहन, इस तरीके से, तो इसका सब्जेक्टिव केस भी क्या होता, मोहन ही होता। इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो हमें सबसे पहला इसी नियम पर फोकस करना है कि कर्म को क्या बनाते हैं, और कर्ता। और कर्म को कर्ता किस तरीके से बनाते हैं ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आता है दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या था, अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब। नोट लिखा था यदि सेंटेंस किसी कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या लगा देते हैं साथ में, बीइंग। तो जैसे अब उदाहरण से समझिए, जैसे क्वेश्चन है, मोहन sells a book daily. मोहन sells a book daily. तो मोहन sells a book daily, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो
सबसे पहला हमारा जो नियम कहता है वो यह है ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक। तो ए बुक को क्या बनाया हमने, यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया ए बुक। और दूसरा नियम कहता है अगले वाले टेंस की क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब। अब अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो तभी लगाएंगे जब हमें ये पता होगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में है। तो देखिए ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। कैसे पता लगा, तो अगर टेंसों की नॉलेज है तो आपको पता लग जाएगा, और टेंसों की नॉलेज है तो आपको इसके बारे में कोई पता नहीं लगेगा। और अगर टेंसों की नॉलेज नहीं है तो उसके लिए दूसरा समाधान है, मैं बताऊंगा क्या होता है, अभी बताऊंगा। तो अब इसमें देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी। यहां से यहां तक देख लो, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो इसका मतलब आपके पास सबसे बड़ी बात ये हुई कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है। तो इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया डेफिनेटली कि ये या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि केवल दो ही टेंस ऐसे हैं जिनके सिंपल सेंटेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। कौन कौन से, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का और एक पास्ट इंडेफिनिट का। अब दो ऑप्शन, अब हमारे पास इतने जो 12 जो टेंस है उनमें से अपने पास ऑप्शन बच गए कितने, दो। अब दो में से देखेंगे कि इसमें कौन सा है। तो सीधा सा है कि अगर पास्ट होता तो इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म ऐसी एस लगी हुई है, तो इसका मतलब सीधा सा है ये कौन से टेंस का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो हमें पता लग गया कि कौन से टेंस का वाक्य हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जब हमें ये लग गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से अगला टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और हमने बताया था अगले वाले टेंस की क्या लगाओ, हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से अगला वाला टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है कौन कौन सी, इज, एम, आर। सिंगुलर सब्जेक्ट है इज, प्लूरल सब्जेक्ट है आर, और आई है तो एम। अब देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगेगी अब जो सब्जेक्ट हमने बनाया है। तो वो सब्जेक्ट क्या बना हमारा, ए बुक। तो ए बुक के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में से कौन सी आएगी यहाँ पे, इज। तो ए बुक इज। इसके बाद हमारा, अब हालांकि अपन तो दो ही नियम पे फिलहाल फोकस कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया। हालांकि तीसरा नियम जो हमारा कहता है वो क्या लगा दो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में शोल्ड, सेल की हो गई शोल्ड। तो ए बुक इज शोल्ड। चौथा नियम कहता है बाई लाकर कर्ता को क्या बना दो, कर्म। अब मोहन है तो मोहन का क्या रहेगा, मोहन। तो ए बुक इज सोल्ड बाई मोहन डेली। या अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बुक इज सोल्ड डेली बाई मोहन। हालांकि इसमें भी कई लोग जो है इससे बाल की खाल निकालने का प्रयास करते हैं, बाकी इससे वास्तव में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये बुक इज सोल्ड डेली बाय मोहन, या इस तरीके से है, ए बुक इज सोल्ड बाय मोहन डेली। इस तरीके से ये जो है दूसरा नियम हुआ। अब मैंने बताया था अगर बाकी कंटिन्यूअस का है, बाकी अगर कंटिन्यूअस का है तो किस तरीके से बनेगा देखेंगे। अगर वाक्य किसी कंटिन्यूअस टेंस का है तो उसको पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदलेंगे, जैसे राजेश इज टीचिंग मी, ऐसे मान लो आप। तो राजेश इज टीचिंग मी। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, सबसे पहला नियम हमारा क्या कहता है, कर्म को क्या बना दो, कर्ता। इसमें कर्म क्या है, मी। तो मी का कर्ता क्या बनेगा, आई। अब दूसरा नियम कहता है अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो। लेकिन इसमें देखना यह है कि मैंने नोट लिखा है साथ में, अगर वाक्य किसी कंटिन्यूअस का है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग जोड़ दो। तो अब यहां पर तो इज लगी हुई थी, अब लेकिन यहाँ पे क्या लगेगी, इसमें से इज एम आर में से
एम, तो किसी टेंस की एम हो गई, लेकिन साथ में क्या जोड़ दो, बीइंग, और एम बी की क्या लगा दो, तीसरा नियम कहता है मेन वर्ब की क्या लगा दो, थर्ड फॉर्म, और टीच की थर्ड हो जाएगी टॉट। चौथा नियम कहता है बाई, और कर्ता को क्या बना दो, कर्म। इस तरीके से हो गया, तो आई एम बीइंग टॉट बाई राजेश, इस तरीके से सेंटेंस हो गया। अब इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर टेंसों की नॉलेज अपन को है, टेंस को अपन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सेंटेंस को पहचान रहे हैं कि सेंटेंस कौन सी टेंस में है, तब तो अपन को कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें ये दूसरे नंबर का नियम इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अपन टेंस को किस तरीके से पहचाने। अब जिन लोग बच्चों को पता है, जिन स्टूडेंट्स को पता है कि भाई इस टेंस के नियम ये होते हैं, अगर एजेएमआर प्लस आईएनजी दे रखी है इसका मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है जे प्लस थर्ड दे रखी है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का है, एमबी फर्स्ट दे रखी है, एमबी फर्स्ट में एस लगी हुई है, या डू डज प्लस एमबी फर्स्ट दे रखी है, और इस तरीके से दे रखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो जो स्टूडेंट इस बात को जानते हैं, टेंस को पहचानते हैं, जिनको टेंसों की नॉलेज है, वो तो इसको आराम से पहचान लेंगे। उनको तो केवल 4 नियम याद रखने, और 4 नियम याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी इजी नियम है। पहला नियम, कर्म को क्या बनाते हैं, कर्ता, यानी ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। दूसरा नियम, अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और अगले वाले से मतलब मैंने अभी बताया है, और यदि मैंने नोट लिखा है, यदि बाकी किसी कंटिन्यूअस टेंस का है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब साथ में क्या जोड़ देते हैं, बीइंग। तीसरा नियम तो है ही, हमेशा पैसिव वॉइस में क्या आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा नियम मैंने बताया था, जो कोई खास ऐसा नहीं है, बाई लगाकर कर्ता को क्या बना देते हैं, कर्म बना देते हैं। तो अब इनको, इसमें ये इतने ऐसे नियम नहीं है, मैं समझता हूँ अभी 2-3 बार बोला है तो इसका मतलब याद हो गया होगा। तो बात जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो दूसरे नंबर का नियम है यही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंस मतलब इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन अगर जो बच्चे टेंस जानते हैं, वो सेंटेंस को पहचान पा रहे हैं कि ये कौन से टेंस का है, उनको तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो टेंस पहचान ही नहीं पा रहे हैं, उनको टेंसों की नॉलेज ही नहीं है, उनके लिए तो उसमें दिक्कत आएगी। तो उनके लिए अगर दिक्कत आ रही है तो उसका समाधान भी मेरे पास है, मैं अभी बताऊंगा। कि जिनको टेंसों की नॉलेज नहीं है उसको मैं बताऊंगा कि अगर इस तरीके की वर्ब दे रखी है तो पैसिव में इस तरीके से बनाना है, और इस तरीके की दे रखी है तो इस तरीके से बनाना है। लेकिन आज फर्स्ट डे है, एक इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, और आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, और समझ करके नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे इसके बारे में बताएंगे। और अगर इससे संबंधित किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी दिमाग में हो, तो अभी व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, बता देंगे अगली क्लास में। तो उस समय आप अपन क्वेश्चन अपन हमसे पूछ सकते हैं कि साहित्य में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ समझ में नहीं आई। लेकिन ग्रामर का सबसे बड़ा जो नियम है वो ये है कि एक्सरसाइज से अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और तब ये जो है समझ में क्लियर आएगा। धन्यवाद।